Today we'll continue the part 2 of the chapter, The Making of a Scientist. We were on this paragraph. In his school year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of self. जब वो अपने हाई स्कूल के रिचर्ड एब्राइट अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे तो उन्होंने इंसेक्ट हार्मोन पर बहुत सारी डिस्कवरी की, अननोन इंसेक्ट्स हार्मोन पे बहुत सारी उन्होंने डिस्कवरीज की और उन डिस्कवरीज के जरिए इनडायरेक्टली वो उनको लाइफ सेल्स के ऊपर एक नई थ्योरी पे जानने को मिला। अब वो कैसे वो लाइफ सेल के ऊपर लाइफ ऑफ द सेल्स के ऊपर उन्होंने जो उनकी थ्योरी जो शुरू हुई थी वो कैसे शुरू हुई। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। उनके उनके माइंड में सिर्फ एक क्वेश्चन था, वो ये क्वेश्चन ये था कि जो आपकी मोनार्क प्यूपा होती है उसके अंदर वो 12 टाइनी गोल्ड के जो स्पॉट्स होते हैं उनका पर्पस क्या है, वो क्यों होते हैं उन बटरफ्लाइज के प्यूपा में वो क्यों होते हैं। Everyone assumed the spots were just ornamental, Ebright said, but Dr. Alquha didn't believe it. To find the answer, Ebright and another excellent science student, first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. ठीक है, अब जब उनके माइंड में ये क्वेश्चन आया तो अब यहाँ पर एब्राइट बोलते हैं कि सबको ये लगता था कि वो जो गोल्ड स्पॉट्स हैं दे आर ऑर्नामेंटल, सजावट के लिए हैं, लेकिन जो डॉक्टर अल्क्वाहट था वो इस चीज पे बिलीव नहीं करते थे। ओके, अब इसका आंसर जानने के लिए कि उसके पीछे क्या रीजन है, एब्राइड और बहुत सारे एक्सीलेंट जो साइंस स्टूडेंट थे उन्होंने सबसे पहले एक डिवाइस बिल्डअप किया, एक डिवाइस बनाया जिसके जरिए वो शो कर सकते हैं कि वो जो स्पॉट्स उनकी बटरफ्लाइज के ऊपर हैं वो बहुत ज़रूरी है उन बटरफ्लाइज की डेवलपमेंट के लिए। एक्चुअली वो ऑर्नामेंटल नहीं है, लेकिन वो जो स्पॉट्स हैं वो उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। दिस प्रोजेक्ट वन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और इस प्रोजेक्ट ने उन्हें काउंटी फेयर में फर्स्ट प्लेस जिताया और इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में उनको एंट्री मिल गई। There he won third place for zoology. He also get a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. ओके, वहाँ पे उनको जब इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया, एंट्री मिल गई, तो उस फेयर में उनको थर्ड प्राइज मिला जूलॉजी पर, और वहीं से उनको चांस मिला कि वो वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के एंटेमोलॉजी लेबोरेटरी में जो है समर के सीजन में काम कर सके और वहाँ पे रिसर्च कर सके जो वो करना चाहते हैं। एज ए हाई स्कूल जूनियर, रिचर्ड एब्राइट continued his advanced experiment on the monarch pupa। और हाई स्कूल में जूनियर जब वो थे तो रिचर्ड एब्राइट ने कंटिन्यू रखा अपना एक्सपेरिमेंट्स और बहुत एडवांस एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने मोनार्क प्यूपा पे। That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. अब उस साल उनका जो प्रोजेक्ट था उसको फर्स्ट प्राइज मिला था इंटरनेशनल साइंस फेयर में, और वहीं से उनको एक और चांस मिला कि वो ड्यूरिंग समर के दौरान आर्मी लेबोरेटरी में और काम कर सके। In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. That project won first place for zoology at the international fair. He spent the summer after graduation doing further work at the Army Laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. The following summer, after his freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. Using the laboratory's sophisticated instrument, he was able to identify the hormone's chemical structure. Now, class, here, what he wants to say is, जैसे ही उनको इंटरनेशनल में एक फर्स्ट प्राइज मिल गया और उनको फाइनली जूलॉजी के लिए थर्ड प्राइज मिला वहाँ पे इंटरनेशनल फेयर में, तो उनको चांस मिला कि वो एंटेमोलॉजी लेबोरेटरी में काम कर सके। ठीक है, अब उन्होंने बहुत कुछ उस पर रिसर्च किया जो आपके मोनार्क प्यूपा था, एंड फाइनली अपने हाई स्कूल में उन्होंने अपना जो काम था मोनार्क प्यूपा में वो कंटिन्यू रखा। और
उस पे काम करते करते जो उन्होंने प्रोजेक्ट रेडी किया, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को उन्हें उनके इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज मिल गया। अब आफ्टर विनिंग द प्राइज ही आल्सो गॉट अ चांस टू वर्क लेबोरेटरी, दोबारा से उनको चांस मिला कि लेबोरेटरी में समर के टाइम पे वो काम करेंगे। अब अपने सीनियर ईयर में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि ही ग्रू सेल्स फ्रॉम मोनार्क्स विंग, कि वो जो मोनार्क बटरफ्लाई की जो विंग्स है वहां से वो जो सेल्स है उसको ग्रो करके एक ऐसा कल्चर बना सकते हैं, इन अ कल्चर कि जो सेल्स होंगे वो अगर हम उनको डिवाइड करें तो वो सेल्स से अलग अलग नॉर्मल बटरफ्लाईज जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं, ठीक है, नॉर्मल बटरफ्लाईज विंग्स जो है वो डेवलप हो सकते हैं। एंड वो प्रोवाइडेड दैट दे वर ट्रीटेड विद द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, और जिसको कि हमने एक्चुअल में किसके साथ ट्रीट किया है, उस हार्मोन के साथ जो कि उनके गोल्ड स्पॉट्स में है। तो धीरे धीरे जब उनकी रिसर्च शुरू हुई, उस रिसर्च पे उन्होंने अपना पूरा प्रोजेक्ट रेडी किया और उस प्रोजेक्ट पे अगेन उनको इंटरनेशनल फेयर में एक फर्स्ट प्राइज मिला। और इस बार भी उनको अपनी ग्रेजुएशन के बाद जो समर का टाइम था वो रिसर्च में बिताना था on the subject at the Army Laboratory and Laboratory of US Department of Agriculture, ठीक है, इनके अंदर उन्होंने दोबारा से अपना काम शुरू कर दिया। एंड देन ही वर्क फॉर मोर हार्मोन, उसके बाद उन्होंने और हार्मोन पर काम करना शुरू किया, जो गोल्ड जो कि आपकी जो बटरफ्लाई की गोल्ड स्पॉट से रिलीज होते हैं समर के टाइम पे, पूरा का पूरा। और एग्री लेबोरेटरी जो थी वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की में थी। ही आइडेंटिफाई द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन, और फाइनली उन्होंने हार्मोन का जो स्ट्रक्चर था, केमिकल स्ट्रक्चर, उसको आइडेंटिफाई कर लिया था। कैसे? क्योंकि लैब में उनको बहुत सारे स्पेशल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने का मौका मिल गया था, तो उन इक्विपमेंट्स का उन्होंने इस्तेमाल किया और उसके जरिए फाइनली आइडेंटिफाई किया था केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन। आफ्टर 1.5 ईयर, एक 1.5 साल बाद, एब्राइट को एक आइडिया मिला एक न्यू थ्योरी के ऊपर, विच वॉज अबाउट द सेल लाइफ, जो कि एक सेल की लाइफ के ऊपर था। उनको आइडिया मिला कि अब सेल के लाइफ के ऊपर बात करना है। तो ये आइडिया उनके माइंड में तब आया जब ही वॉज लुकिंग एट द एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन। जब वो एक हार्मोन की एक्सरे फोटोज को देख रहे थे, तब उनको ये आइडिया आया कि सेल की लाइफ पे हमें जो है रिसर्च करने चाहिए। तो उसके बाद he didn't get excited about his discovery as soon as he find it, but he came to a realization his years of study on the insect hormone had solved one of the puzzles of biology. स्टार्टिंग में वो इतने एक्साइटेड नहीं थे क्योंकि उनको पता नहीं था ये क्या डिस्कवर होने वाला है, तो वो बहुत नॉर्मल इस पे जो है रिसर्च कर रहे थे। लेकिन फाइनली जब उन्होंने रिसर्च शुरू करी तो उनकी रिसर्च के बाद जो रिजल्ट निकला, उसमें उस रिजल्ट ने बायोलॉजी के काफ़ी सारे पजल्स को सॉल्व कर दिया था। इट हैड सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हाउ सेल्स रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। और इस मिस्ट्री ने जो है, यहाँ पे मिस्ट्री सॉल्व हो गई थी कि कैसे एक जो सेल है वो डीएनए के ब्लूप्रिंट्स को रीड कर सकते हैं। अब ही फाउंड द डीएनए इज द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरेडिटी। उनको उनको पता चला कि वो जो डीएनए होता है वो एक वंश को वो एक तरीके से न्यूक्लियस ऑफ अ सेल है जो कि एक हेरेडिटी को कंट्रोल करता है। देयरफॉर इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड द फंक्शंस ऑफ अ सेल, और वहां से ही उन्होंने सेल के काम करने का तरीका जो है वो डिटरमाइन किया। और डीएनए इज बेसिकली द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, ये उन्होंने बताया। Ebright and his college roommate, James R. Wong, worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it would happen. अब एब्राइड और उसके जो कॉलेज रूममेट यहाँ पे जेम्स आर वॉन्ग का नाम बताया गया कि उन दोनों ने मिलकर पूरी रात काम किया। उन्होंने पिक्चर्स ड्रॉ की, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया प्लास्टिक मॉडल्स मॉलिक्यूल्स का कि किस तरीके से ये होता है। Together, they later wrote the paper that explained the theory. Surprising no one who knew him, Richard Epstein graduated for Harvard with highest honor, second in his class of 1510. अब फाइनली उन दोनों ने मिलकर एक जब पूरा शो कर दिया, फिर उस पर एक पेपर, पूरे पेपर में उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, उस पर लिखा, उसमें सारी थ्योरी उन्होंने एक्सप्लेन की। अब surprisingly, surprising no one who knew him, Richard graduated from Harvard with highest honor। और फाइनली जो रिचर्ड एब्राइट थे उन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन थी वो कंप्लीट की और हाईएस्ट ऑनर्स के साथ उन्होंने कंप्लीट की अपनी पूरी क्लास के अंदर। ही वाज लाइक सेकंड, और उनकी जो क्लास के स्टूडेंट्स थे दैट वाज 1510, उनमें उनकी सेकंड पोजीशन आई थी। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। और उसके बाद फिर उन्होंने एडमिशन ले लिया हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर के रूप में। There he began doing experiments to test his theory. If the theory proves correct, it will be a big step toward understanding the processes of life.
उनके बाद उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट शुरू किए बहुत अलग अलग, वो उनकी थ्योरी को टेस्ट करने के थे। अगर उनकी थ्योरी करेक्ट प्रूव हो जाती तो उनका जो लाइफ को समझने का जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें एक नया स्टेप आता। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेस, और शायद इनसे हमें बहुत सारे आइडियाज भी मिल जाते हैं जिससे कि हम कैंसर जैसी डिजीजेज या ऐसी और डिजीजेस से बच सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरोसिटी, और ये सब इसीलिए ही पूरा हो सका क्योंकि जो एब्राइट थे वो एक क्यूरियस साइंटिस्ट थे, क्यूरियस चाइल्ड, क्योंकि वो सब कुछ जानना चाहते थे। His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually lead him to his theory about cell life. और उनकी हाई स्कूल की जो रिसर्च थी कि एक मोनार्क प्यूपा के जो स्पॉट है उस पे काम करना है, वो धीरे धीरे उनकी सेल लाइफ की थ्योरी पर कन्वर्ट हो गई। Richard Ebride has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other insect interests. अब रिचर्ड एब्राइड जो थे वो साइंस में तब से इंटरेस्टेड थे जब से उन्होंने फर्स्ट अपनी बटरफ्लाई कलेक्ट करना शुरू किया था। वो एक साइन था कि ही इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन साइंस, बट इतना डीपली नहीं जब तक कि बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, बट इतना भी डीपली नहीं थे वो कि उनको और चीज़ों के लिए टाइम ना हो। अपने साइंस में इंटरेस्ट के साथ साथ वो और चीज़ों में भी अपना इंटरेस्ट कंटिन्यू करते थे, जैसे कि वो एक चैम्पियन डिबेटर थे, वो एक पब्लिक स्पीकर थे, एक गुड कैनोइस्ट थे, वो एक ऑल राउंड आउटडोर पर्सन थे, और साथ ही साथ वो एक बहुत एक्सपर्ट फोटोग्राफर थे, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और साइंस एंड साइंटिफिक इन नेचर इन सब की फोटोज क्लिक करना उनको बहुत पसंद था। In high school, Richard Ebride was a straight A student because learning was easy. He turned a lot of his energy towards debating and model United Nations clubs. He also found someone to admire, Richard A. Wearer, his social studies teacher, and invited him to both clubs. हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट जो थे वो एक स्ट्रेट ए स्टूडेंट थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे वो, क्योंकि लर्न करना उनके लिए बहुत ईजी था। इनफैक्ट अपनी एनर्जी को ज़्यादा डाइवर्ट करते थे डिबेट करने में, एंड बहुत सारे मॉडल्स बनाने में फॉर एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स। उन्होंने उनके पास एक उनकी साइंस सोशल स्टडीज़ के टीचर थे जिनका नाम था रिचर्ड वेयरर, जो कि उनको बहुत एडमायर करते थे और उनको बहुत एडवाइस भी करते थे। मिस्टर वेयरर वॉज अ परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, और वो एक तरीके से उनकी लाइफ में सबसे परफेक्ट पर्सन थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़। एब्राइट ने बोला कि उन्होंने मुझे एक नई आइडियाज़ के लिए हमेशा से मेरा जो माइंड था वो उन्होंने ओपन किया। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, और रिचर्ड जो थे जो भी वो उनको बोलते थे उसके लिए हमेशा एक एक्स्ट्रा एफर्ट उनको देते थे। Mr. Wearer said, "What pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests." Mr. यहाँ पे वो बोलते हैं कि मिस्टर वेयरर के बारे में जो सबसे ज़्यादा मिस्टर वेयरर ने एक चीज़ बोली थी कि सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात उन्हें एब्राइट के बारे में ये लगती थी कि वो एक ऐसे पर्सन थे जो अपने 3 या 4 घंटे रात में बिता देते थे कि जिसमें कि वो पूरी डिबेट करते रहे, और रिसर्च करें उन पर अलग अलग टॉपिक्स पे, और ये सब वो अपनी बटरफ्लाइज में रिसर्च और इनसे जो उनके और इंटरेस्ट थे उनके अलावा वो पूरा अगर कोई टाइम निकालते थे तो 3-4 घंटे रात में वो डिबेट के लिए भी निकाल देते थे। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव। वेरर ने इस बात को आगे कंटिन्यू किया कि रिचर्ड बहुत कॉम्पिटिटिव थे, हमेशा उनके अंदर एक कंपटीशन का सेंस था, लेकिन वो एक बैड सेंस में नहीं था, उन्होंने एक्सप्लेन किया। which is wasn't interesting in winning or winning or for winning sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. For the right reason, he wants to be the best, and that is one of the ingredients in the making of scientists. अब यहाँ पे मिस्टर वेयर ने एक्सप्लेन किया कि कंपटीशन की जो उनके अंदर एक सेंस था वो एक बैड सेंस नहीं था, वो बहुत अच्छा सेंस था। क्यों? क्योंकि वो जीतना सिर्फ इसलिए नहीं चाहते थे कि बस एक जीतना है या उनको एक प्राइज मिलना है, वो जीतना इसलिए चाहते थे क्योंकि वो एक बेस्ट जॉब करने में बिलीव करते थे कि हर काम को बेस्ट करना है। वो उनके रीजंस बहुत राइट थे, वो हमेशा से बेस्ट बनना चाहते थे, और ये हमेशा से एक मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट बनने के लिए एक सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट रहता है कि सबसे पहले आप जो है स्टार्ट करिए अपना फर्स्ट रेट माइंड के साथ। ठीक है, एक साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए? आपके पास एक अच्छा माइंड होना चाहिए, ब्राइट माइंड होना चाहिए, और ऊपर से आप उसमें अगर क्यूरोसिटी को ऐड कर दें कि आप सब कुछ जानना चाहते हैं, और फिर उसके साथ आप जो है इस इच्छा को मिक्स कर दें कि आपको जीतना है, तो डेफिनेटली इट विल बी द राइट रीजन फॉर यू टू बिकम अ साइंटिस्ट। एब्राइड हैज थ्री दीज क्वालिटीज, और एब्राइड के अंदर ये सारी क्वालिटीज थी।
From the time the book The Travels of Monarch X opened the world of science to him, Richard Arkwright has never lost his scientific curiosity. और वो टाइम जब जब से उनको ट्रैवल ऑफ मोनार्क बुक जो मिली थी एक्स, उसने जब साइंस का दरवाजा वर्ल्ड उनके लिए खोल दिया था, तब से लेकर अब तक उन्होंने अपनी साइंस को लेकर क्यूरोसिटी जो थी वो कभी भी नहीं खोई. ओके, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस